दोस्तों ये हम जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक। बेस बहुत ही सिंपल भाषा में सबसे पहले जानेंगे हम शेयर मार्केट क्या है। उसके बाद हम जानेंगे हम शेयर मार्केट में कैसे काम करते हैं, उस शेयर मार्केट डिमेट अकाउंट कैसे खोला जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो शेयर मार्केट क्या है, हम इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। शेयर मार्केट क्या है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। शेयर मार्केट में मुख्य दो नामों से जाना जाता है, यानी कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, दोनों का मतलब एक ही है। इंडिया में स्टॉक मार्केट को या शेयर मार्केट को लाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, और यूएसए में वॉल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। हर देश का अलग अलग नाम है, लेकिन शेयर मार्केट को हमें शेयर मार्केट ही कहना है। तो शेयर मार्केट वह जगह होती है जहाँ पर इक्विटी होता है, डिबेंचर होता है, म्यूचुअल फंड होता है, और डेरिवेटिव और अन्य प्रकार के सिक्योरिटी को स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता है। भारत में दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे पहला है बीएससी, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, और दूसरा है एनएससी, जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो हमारे देश भारत में दो एक्सचेंज हैं सबसे बड़े, एनएससी और बीएससी। इसमें कंपनी लिस्टेड होती है, जो कि सबसे बड़ी कैपिटलाइजेशन होती है उसमें लिस्ट होती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, हम आगे जानेंगे। अब कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे होती है, तो इसके बारे में ये लिखा हुआ है। कंपनियां सेबी, यानी कि जो शेयर मार्केट सिक्योरिटी है वो है सेबी, जिसके अनुसार ये मार्केट में काम होता है। सेबी के दिशा निर्देशन अनुसार के आधार पर अपना आईपीओ निकालती है। सेबी के दिशा निर्देश के आधार पर अपना आईपीओ निकालती है, और जिसके बाद उन्हें उनके शेयर ओपन मार्केट में बाई व सेल किया जाता है, नहीं खरीदा और बेचा जाता है, किया जा सकता है। उस जिसके बाद अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जो आईपीओ लिस्ट हुआ है इस कंपनी से खरीदते हैं, तो आप शेयर के प्रतिशत के अनुपात में उस कंपनी के मालिक होते हैं। यानी कि आप किसी अच्छी कंपनी के मालिक भी बन सकते हैं कुछ परसेंट के अनुसार, 1%, 0.01%, या फिर 2% या 5%। इस तरह से आप उस कंपनी की हिस्सेदारी ले सकते हैं। जैसे कि हम रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अडानी हो गया, इससे बड़े बड़े कंपनियों आप अपनी हिस्सेदारी बना सकते हो। लेकिन छोटी या बड़ी इसके अनुसार आपके रुपये के अनुसार कुछ भी बना सकते हैं, यानी कि आप किसी कंपनी की हिस्सेदारी बना सकते हो। तो उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, 1 लाख शेयर के साथ पब्लिक इश्यू निकाला, जिसे हम आईपीओ कहते हैं। अब लिस्टिंग होने के दिन से ही अपने लिस्टिंग होने से ही आपने उस कंपनी के 5,000 शेयर खरीद लिए, यानी कि जो लिस्टिंग थी आपने 5,000 शेयर खरीद लिए, यानी कि अब आप उस कंपनी के लाभों में 5% की हिस्सेदारी बन चुके हैं, यानी कि उस कंपनी में आपकी 5% का स्टेक बन चुका है। जो शेयर निकालते हैं आप उसके प्रतिशत के अनुसार आप अपनी प्रतिशत उस कंपनी की हिस्सेदारी बना सकते हो। यहाँ पर 1 लाख लगाई आपने, 10,000 शेयर भी खरीद सकते हो, 20,000 भी खरीद सकते हो। इसके अनुसार आपका स्टेक है जो बढ़ता जाएगा। तो कंपनी में शेयर मार्केट में शेयर लिस्ट होता है आईपीओ के शेयर, और आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद उससे से आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और उसके बाद प्राइस अपना आप ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन आईपीओ एक फिक्स प्राइस में निकलता है, उसके बाद लिस्ट होने के बाद उसका भाव बढ़ता है या गिरता है, उसके बाद गिरता है। तो ये तो आपको समझ में आएगा। इसमें शेयर मार्केट कंपनी लिस्ट कैसे होती है, आईपीओ एग्जिट होती है, उसके बाद ओपन मार्केट में बाई सेल किया जाता है। इसका मतलब सिंपल सा बनना है। और किसी कंपनी हिस्सेदारी बनाना चाहते हैं तो उसके कुछ शेयर खरीद कर हम उस कंपनी के हिस्सेदारी उसका मालिक बन सकते हैं, चाहे वो 1% हो, या फिर 0.01% हो, या फिर 0.001% बन सकता है। लेकिन आप उस कंपनी की हिस्सेदारी होगी। स्टॉक मार्केट के जरिए आप किसी कंपनी में अपना हिस्सेदारी बना सकते हैं। अब शेयर मार्केट कैसे काम करता है हम इसके बारे में जानेंगे। तो शेयर मार्केट क्या है ये समझने के बाद
ये कैसे काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। ये बड़ा ही आसान है और इन 4 चीज़ों के समझना बहुत ज़रूरी है। लिस्टिंग होती है IPO आने के बाद, उसके बाद लिस्टिंग होती है, उसके बाद लिस्टिंग होने के बाद आप शेयर धारक बनते हैं। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई, यानी शेयर की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी हो रही है, मार्केट की परिस्थिति क्या है, और इससे सरल तरीके से हम क्या करके समझेंगे। कंपनियां शेयर्स इश्यू कैसे करती हैं। सबसे पहले कंपनियां अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाने के लिए यानी कि IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है, यानी कि IPO लाती है, और अपने शेयर सवे द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य पर पब्लिक इश्यू करती है, यानी कि जो शेयर जो IPO आया है उसके अनुसार पब्लिक इश्यू प्राइस पर देती है वो निर्धारित करती है वो कंपनी शेयर्स। एक बार IPO पूरा हो जाने के बाद शेयर मार्केट में आ जाता है, यानी कि IPO लिस्ट होने के बाद, लिस्टिंग होने के बाद शेयर मार्केट में आ जाता है और स्टॉक एक्सचेंज के और ब्रोकर के माध्यम से निवेशकों द्वारा आपस में खरीदे बेचे जाते हैं, यानी बाई और सेल किया जाता है। शेयर मार्केट में IPO आता है, IPO आने के बाद लिस्टिंग होती है, उसके बाद वो शेयर मार्केट में कंपनी वो लिस्ट हो जाती है। कंपनी लिस्टिंग IPO जरूर होती है, IPO आता है, उसके बाद आपको शेयर मार्केट में उस कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है। उसके बाद उसका भाव खरीदारी और बिकौली होती है, उसके अनुसार ऊपर नीचे चला जाता है। तो हम आगे जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो शेयर्स की प्राइस कैसे बदलते हैं, यानी कि शेयर का भाव कैसे बदलता है। IPO लाते हैं, पहले शेयर IPO आ चुका है, IPO आने के बाद लिस्टिंग हो चुकी है, तो IPO लाते समय शेयर्स की कीमत कंपनी तय करती है, यानी कि IPO आता है उस समय जो IPO की रेट होती है, यानी कंपनी की वो शेयर है उसका रेट कंपनी फिक्स करती है। लेकिन एक बार IPO पूरा हो जाने के बाद, यानी कि IPO की लिस्टिंग होने के बाद शेयर्स का मूल्य मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर बदलता रहता है, यानी कि शेयर मार्केट में यानी कि कंपनी को लिस्टिंग होने के बाद शेयर का भाव ऊपर नीचे होता रहता है, यानी इसकी डिमांड और सप्लाई के अनुसार उसका भाव बदलता रहता है। ये डिमांड और सप्लाई कई तरीके से चेंज होती रहती है, जैसे कि हम जानेंगे उदाहरण के साथ। आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं, अगर शेयर्स खरीदने वालों की संख्या, यानी कि शेयर खरीदने वालों की संख्या बेचने वालों की संख्या से ज़्यादा है तो भाव क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि अगर शेयर खरीदने वालों की संख्या बेचने वालों से ज़्यादा है तो उसका शेयर का भाव बढ़ेगा, यानी कि कंपनी की ग्रोथ होगी तो मार्केट में भाव बढ़ेगा। उसका उल्टा है, यानी कि अगर बेचने वाले खरीदार करने वालों से ज़्यादा है, अगर बेचने वाले खरीदारी करने वाले से ज़्यादा है तो उसका प्राइस घटने वाला, नहीं इसका मार्केट गिरने वाला है। तो बायर जब ज़्यादा होते हैं तो भाव ऊपर जाता है, सिंपल बात समझ लेते हैं। जब खरीदार ज़्यादा होते हैं उसका भाव क्या होता है, ऊपर जाता है, और इससे बेचने वाले ज़्यादा होते हैं तो मार्केट में इसका शेयर का भाव नीचे जाने वाला होता है। तो इसी तरह से इसमें उतरा चढ़ाव आता रहता है, यानी वो कोई कम तेज़ है और इससे भाव तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसका भाव बढ़ेगा, अगर इसका डिमांड नहीं है तो उसका भाव गिरेगा। यानी कि खरीदार जब ज़्यादा मिलेंगे तो उसका भाव बढ़ेगा, जब ज़्यादा खरीदार मिलेंगे तो उसका भाव बढ़ेगा, अगर उसे बिकवाली करने सेलर प्रेशर बनता है तो उसका गिरावट आ सकती है। तो ये तो कुछ समझ लिया आपने। और सिक्योरिटी और इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में केवल शेयर्स ट्रेड होते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयर्स ट्रेड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर्स की तरह अन्य कई सिक्योरिटी भी होती है जिनका स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है, यानी कि सिक्योरिटी इक्विटी के अलावा भी मार्केट में और भी ज़्यादा है जिसमें ट्रेड किया जाता है। जैसे कि सेंसेक्स क्या होता है हम इसके बारे में जान लेते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का इंडेक्स है। सेंसेक्स का निर्धारण BSE के लिस्ट टॉप 30 कंपनियों यानी कि 30 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनियों के कुल मूल्य के आधार पर किया जाता है। कैपिटलाइजेशन का मतलब है कंपनियों का कुल मूल्य, जो सबसे ज़्यादा मूल्य होगी उसे लिस्टिंग किया जाएगा। अगर
सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बीएसई की रजिस्टर्ड कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अगर बुरा प्रदर्शन करेगी तो इसमें गिरावट आएगी। तो सेंसेक्स में जब गिरावट आती है तो बुरा प्रदर्शन होता है, जब अच्छा होता है तो सेंसेक्स बढ़ता है। सेंसेक्स मतलब बीएसई का है, इंडेक्स है, इसमें 30 कंपनियां हैं, इसको सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। अब निफ्टी क्या है? निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है का इंडेक्स है, यानी कि एनएससी का इंडेक्स है। इसका निर्धारण एनएससी में लिस्टेड टॉप 50 कंपनियां के मार्केट कैपिटलाइजेशन आधार पर किया जाता है, यानी कि कंपनियों कुल मूल्य के आधार पर इसमें लिस्टिंग होती है, जिसका मूल्य सबसे ज़्यादा होता है। और टॉप यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनियां, जो पावरफुल कंपनियां, उसको लिस्ट में किया जाता है। इसमें टॉप 50 ही रहते हैं, इसमें कोई कंपनियां बाहर भी चली जाती है जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है। अगर निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब है कि एनएससी में रजिस्टर्ड कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और अगर निफ्टी में घटता है अगर निफ्टी घटता है तो इसका अर्थ है एनएससी की कंपनियां बुरा प्रदर्शन कर रही है। जब बुरा प्रदर्शन होगा तो निफ्टी गिरेगा, और अच्छा प्रदर्शन होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि उस 50 कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छे रिजल्ट आने पर निफ्टी उछलेगा और सेंसेक्स भी उछलेगा, और बुरा नतीजा आने पर मार्केट में गिरावट आ सकती है, यानी कि निफ्टी गिरेगा, सेंसेक्स गिरेगा। और निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी में जो इक्विटी होते हैं, शेयर होते हैं, उसमें थोड़ा रिस्क थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनियां होती हैं, इसमें लॉस होने की थोड़ी सी कम होती है, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा नहीं मिलता, कम ही मिलता है इसमें। अब जानते हैं बॉन्ड और डिबेंचर क्या होता है। बॉन्ड और डिबेंचर एक तरह का लोन की तरह होता है। जब कंपनियों को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे की आवश्यकता, यानी कि जब कंपनियों को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा, जनता से लोन ले सकते हैं, और जनता से बॉन्ड और डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं, और बॉन्ड के ज़रिए आप लोन ले सकते हो या फिर बैंक से ले सकते हो, जिसका रीपेमेंट उन्हें तय समय पर करना होता है, यानी कि इसकी पेमेंट होती है और सही समय पर करनी होती है। कंपनियां बॉन्ड और डिबेंचर में निर्धारित रेट से इंटरेस्ट और पेमेंट करती है। निर्धारित रेट से इंटरेस्ट पर पेमेंट करती है, और बॉन्ड की अवधि पूरी हो जाने के बाद हो जाने पर वापस बॉन्ड्स में बदल देती है, इसे रीपेमेंट कर देती है, यानी कि पैसों को बॉन्ड में वापस ले लेती है और बॉन्ड में वापस देती है। बॉन्ड का वापस रीपेमेंट हो जाता है। बॉन्ड और डिबेंचर किसी भी निवेश के लिए शेयर की तुलना में एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, यानी कि सिक्योरिटी के लिहाज से अच्छा है, क्योंकि इसमें कंपनी द्वारा निर्धारित दर पर और समय पर ब्याज दिया जाता है, और बॉन्ड की अवधि पूरी होने पर रीपेमेंट भी किया जाता है। तो इसमें लोन लेने के लिए बॉन्ड और डिबेंचर की आवश्यकता कंपनियों को होती है। अब आता है म्यूचुअल फंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक तरह का शेयर्स और बॉन्ड में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि म्यूचुअल फंड शेयर्स और बॉन्ड में इनडायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक प्रकार की संस्था है, ट्रस्ट होती है, जिसमें अपनी यूनिट यानी कि शेयर्स जारी करती है, जिसे खरीद कर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में सोच समझ कर इन्वेस्ट करना पड़ता है, और सोच समझ कर इसमें भी थोड़ा सा रिस्क होता है। ये शेयर डायरेक्ट खरीदते हैं, उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, ये इनडायरेक्ट थोड़ा सा रिस्क कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है, लेकिन इसमें भी रिस्क होता है। तो इन्वेस्टमेंट की गई रकम को म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल मैनेजर अपने ज्ञान, अनुभव, सूझबूझ और निवेश के आधार पर कई प्रकार के शेयर और अन्य सिक्योरिटी के निवेश करते हैं, यानी कि इसमें ज़्यादा रिसर्च की जाती है, और एक ट्रस्ट होता है, इस ट्रस्ट के अनुसार उसमें रिसर्च करने के बाद आपको वो शेयर दिए जाते हैं। तो ये रिसर्च के दावे थोड़े से बहुत चार्ज लेते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट
ये होता है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर भी एकत्रित धनराशि को अपने ज्ञान के आधार पर सबसे बेस्ट तरीके से निवेश करने की कोशिश करते हैं, उसके बदले में वह कुछ फीस चार्ज करते हैं। यानी कि आपको प्रोफेशनल फंड के मैनेजर के अनुसार आपका फंड मैनेज किया जाता है, उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इसमें छोटा सा चार्ज लिया जाता है। तो डायरेक्टली शेयर खरीदने से और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है? डायरेक्ट में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है, इनडायरेक्ट में रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम होता है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो अब म्यूचुअल फंड में बहुत आसानी से इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? SIP की जरूर। अब SIP क्या है? तो SIP क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। SIP का मतलब है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, इसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एक सही तरीका है। इसमें एक मुश्त यानी लमसम निवेश की तरह हर महीने निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, यानी कि आप 100 रुपये से लेकर अनलिमिटेड पैसे के अनुसार आप इसमें निवेश कर सकते हो। हर मंथ आप 100 रुपये डालना चाहते हो तो आपका अकाउंट लिंक होता है, उसके बाद आपके अकाउंट से 100 रुपये हर मंथ काट दिए जाते हैं। तो आपको फिक्स अमाउंट फिक्स तारीख के अनुसार आप इसमें सेट कर दीजिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जितना पैसा आप बोलते हो उतना कट जाता है और यह सीधा आपके SIP में आ जाता है और ये म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट निवेश कर देता है। ये एक सबसे प्रचलित SIP है जिसमें आप ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो कम राशि से 100 रुपये 200 रुपये हर मंथ आपके अकाउंट से करते रहेंगे, तो आप इसके अनुसार सेट कर सकते हो। निवेशक के बैंक अकाउंट में SIP स्कीम से लिंक किया जाता है, यानी बैंक अकाउंट से SIP लिंक होती है, जिससे हर महीने एक निश्चित तारीख निश्चित राशि बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र की जाती है, यानी कि हर महीने की निश्चित राशि और निश्चित तारीख को आपको म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है और उतनी राशि के बराबर आपको म्यूचुअल फंड में यूनिट या शेयर निवेशकों का अकाउंट में आ जाता है, यानी कि जितने पैसे कटे हैं उतना आपके शेयर आपको मिल जाते हैं। सरल और ऑटोमेटिक होने के कारण ये SIP आजकल बहुत प्रचलित है और काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। SIP के थ्रू आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं 100 रुपये से लेकर कितना चाहो उतना। तो आपका एक फिक्स अमाउंट है, फिक्स तारीख को सेट करना है, उसके बाद आपको जितना आप कमाते हो उसका कुछ % आप इसमें निवेश कर सकते हो कम रिस्क के साथ। तो SIP म्यूचुअल फंड निवेश करने के लिए आसान तरीका है और हर मंथ छोटा सा अमाउंट डालकर एक बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है। ये एक गुल्लर की तरह होता है, यानी कि हर महीने 1 रुपये डाल सकते हो, उसके अनुसार आप हर महीने 100 रुपये डाल सकते हो और धीरे धीरे वो अकाउंट यानी कि वो पैसा डबल होता है, उसका साथ साथ ब्याज भी आपको मिलता है छोटा सा, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क कम होता है, इसका ज़्यादा लेकिन रिस्क ही होता है। अब ज़्यादा डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव का अर्थ है भविष्य में लेन देन को आज ही निर्धारित करना, यानी कि आप भविष्य में क्या क्या खरीदना और बेचना चाहते हैं, यानी लेन देन करना चाहते हैं, उसके बारे में पहले से निर्धारित किया जाता है, जिन्हें हम स्टॉक मार्केट में ऑप्शन या फ्यूचर यानी कि FNO यानी ऑप्शन या फ्यूचर के द्वारा अंजाम दिया जाता है। वायदा कारोबार के तहत आप भविष्य में लेन देन को आज ही एक निर्धारित मूल्य पर यानी कि फिक्स प्राइस पर अंजाम दे सकते हैं। इसमें आप अटूल डिलीवरी नहीं की जा सकती है और मूल्य के अंतर के आधार पर सेटलमेंट किया जाता है, यानी कि इसमें सेटलमेंट का है जो कि आपको शेयर में पहले से जो भविष्य में लेन देन करने वाले हैं उसके पहले ही निर्धारित किया जाता है, ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो ये आपका काम का है, बहुत ही काम का है। तो शेयर मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है समझने के बाद बात करते हैं कि इसमें निवेश कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना होगा, यानी कि इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कुछ ही मिनटों में आप खोल सकते हो। जिसके लिए सबसे बड़े ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर है, इसमें आप ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, ज़रोदा, अपटॉक्स, एंजल वन। इसमें आप इंडेक्स ऑप्शन सभी में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रोकर है ज़रोदा, अपटॉक्स, एंजल वन। ज़रोदा अपटॉक्स में अकाउंट ओपन होने पर 200 से 300 रुपये कार्ड आपसे लिए जाते हैं और एंजल वन में फ्री अकाउंट खुला सकते हो। तो आपको जो अच्छा लगे आपको, लेकिन तीनों भी बेस्ट है,
ये एक फ्री है, ये एक थोड़ा सा चार्ज लिया जाता है, इसका मैं ध्यान रखना है। तो आपको जो अच्छा लगे उसके अनुसार आप डीमैट अकाउंट खुला सकते हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग कुछ भी कर सकते हो। अब डीमैट अकाउंट क्या है और ऐसे कैसे खोला जाता है? जिस तरह से बैंक अकाउंट में रुपए जमा कर सकते हैं, नहीं जिस प्रकार हम ये बैंक अकाउंट का ओपन इसलिए करते हैं कि इसमें आप पैसे जमा करते हैं उसके लिए, और उसी तरह से एक डीमैट अकाउंट में भी आप निवेश के संबंधित सभी सिक्योरिटी यानी जैसे शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड आदि को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया जाता है। यानी कि आप जिस तरह से बैंक अकाउंट ओपन होता है उसी तरह से डीमैट अकाउंट भी ओपन होता है, आप घर बैठे ओपन कर सकते हो बहुत ही कुछ ही देर में। तो बैंक अकाउंट पैसे जमा करता है, डीमैट अकाउंट में आप शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग आपके शेयर व्यवसाय में शेयर सेल और परचेज यानी शेयर को खरीदना और बेचने के लिए काम में आता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि बाई और सेल करना पड़ता है, उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है। ये दोनों ज्वाइंट में होते हैं सिक्योरिटी, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एक ही हो जाएगा, जरूरत है या एप्टॉक्स या एंजल तीनों में एक ही बनेगा। ये अकाउंट आपको किसी अच्छे ब्रोकर के साथ खोलना, नहीं कि अच्छा ब्रोकर एप्टॉक्स, एंजल वन, इसका हम लिंक दे देंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में। ओके, इन सब का लिंक हम दे देंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पर जाकर आसानी से खोल सकते हो। और ऑनलाइन सुविधा होने के कारण इस अकाउंट को सहायता से आप शेयर को खरीदना और बेच सकते हो, यानी कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आप ऑनलाइन अपने फ़ोन से अकाउंट ओपन कर सकते हो कुछ देर में, उसके बाद आप शेयर में निवेश कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, बहुत ही आसानी से घर बैठे आप इसमें काम कर सकते हो और किसी कंपनी में अच्छे से आपका हिस्सेदारी बना सकते हो। कुछ पैसे लगाकर आप किसी कंपनी में छोटा सा हिस्सेदारी आप बना सकते हो। डीमैट अकाउंट कैसे खोलें? अभी ये अकाउंट कैसे खुलता है आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए दोनों एक साथ ही खोलते हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन की बात। ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक साथ ही खुल जाते हैं। खोलने के लिए ज़रूरी है आपको बेस्ट डीमैट अकाउंट होना चाहिए। बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा आपको बता दिया, ज़रोदा, अपटॉक्स, एंजल वन। इसमें चार्ज अकाउंट ओपनिंग के लिए चार्ज रहेगा 200 से 300 रुपये लेते हैं, और इसमें एंजल वन फ्री है, तो इसमें खुला सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट में KYC करवाने की आवश्यकता होती है। बैंक अकाउंट को डीमैट अकाउंट से लिंक कराना होता है। ये प्रकार से ये खाता आपके फंड मैनेज करता है और इससे जुड़ी जानकारी रखता है, यानी कि वो फंड को मैनेज करता है और इसमें जुड़ी सभी जानकारी रखता है। इस अकाउंट में को आप बैंक अकाउंट से उसी प्रकार खोल सकते हैं जिस प्रकार आप बैंक में सामान्य खाता खोलते हैं, यानी कि जिस तरह से आप बैंक अकाउंट खाता खोलते हैं उसी तरह से आप इसमें भी अपना खाता खोल सकते हो। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों मिक्स है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से 10-15 मिनट में आप अच्छे से खोल सकते हो। सब कुछ ऑनलाइन आप सीख सकते हो, कैसे खोलना है आप देख सकते हो ऑनलाइन, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इसका भी हम वीडियो बना देंगे अगले वीडियो में। तो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है इसके बारे में जान लेते हैं। पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, सबके पास होता है। एड्रेस प्रूफ यानी आधार कार्ड सबके पास होता है। इनकम प्रूफ जो कि आप बैंक की स्टेटमेंट है वो 6 मंथ की स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो, कैंसिल से अपलोड कर सकते हो। वो पासवर्ड इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें आप ऑनलाइन आप अपने मोबाइल के कैमरे से इसे आप फ़ोटो कलेक्ट कर सकते हो और वीडियो कलेक्ट कर सकते हो। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंकिंग स्टेटमेंट ये महत्वपूर्ण होता है। इन सभी दस्तावेज को जमा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इन सभी प्रमाण पत्रों में आपको आपका नाम सही और स्पष्ट लिखा होना चाहिए, एक सही तरीका से लिखा जाएगा। आपके जो बैंक अकाउंट में हो या आधार कार्ड में हो या फिर कोई मार्कशीट में हो वही नाम रखना है। ओरिजिनल नाम का प्रयोग करना है, यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट नाम का नहीं करना है। ये बैंक अकाउंट की तरह होता है, इसमें सब कुछ वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें आपको वही नाम डालना है जो आपको मार्कशीट या फिर बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड सेम नाम ही वही डालना है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। इसके अलावा आप अकाउंट खोलते समय इन सभी डॉक्यूमेंट को फोटो कॉपी लगा लें और इस
लेकिन आपके पास उनकी ओरिजिनल कॉपी भी रख सकते हो और किसी भी समय वेरिफिकेशन की मांगी जा सकती है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोलते समय आप इन सभी कागजात का हस्ताक्षर करके उन पर लिखे गए नियम दिशा निर्देश अनुसार ध्यान से पढ़ लें। यानी कि आप जो अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं उसके बाद दिशा निर्देश है आप ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब शेयर मार्केट क्या है, देखिए शेयर मार्केट है, इसमें दो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, एनएससी और बीएससी। बीएस सेंसेक्स होता है, बीएससी का इंडेक्स होता है निफ्टी। तो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियाँ होती है और एनएससी में 50 होती है। ये आईपीओ जरिए लिस्ट में, इसमें कंपनियाँ जो है आईपीओ जरिए लिस्टेड होती है। आशा करता हूँ कि आपको शेयर मार्केट या फिर ये कैसे समझ में आया होगा, शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो हम किस पर बनाएं और अगला वीडियो हम ले रहे हैं आईपीओ पर। जैसे कि आप बताएं LIC IPO आ चुका है, तो LIC IPO कैसे अप्लाई करना है और 9 तारीख इसकी लास्ट है। तो आईपीओ की लिस्टिंग, मार्केट में कंपनी की लिस्टिंग कैसे होती है आप देख सकते हैं। आईपीओ आ चुका है, ये कैसे लिस्टिंग होती है, इसमें क्या क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे हम अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हम शेयर मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम बताएंगे आपको बहुत ही सिंपल भाषा में। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताएं ज़रूर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। और आपको किस पर वीडियो चाहिए, सबसे पहले डीमैट अकाउंट को कैसे ओपन करें या फिर आईपीओ के बारे में, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।